आजकल हम सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर मतलब ऐसी एप्स पर न्यूज़ फीड देखते ही रहते हैं। दोस्तों की अपडेट्स, तस्वीरें, वीडियोस ये इतनी आसानी से मतलब एकदम सहजता से हमारे सामने आ जाती हैं। बिल्कुल। पर क्या कभी सोचा है कि ये बनती कैसे है? इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? बिल्कुल, ये सवाल तो है। जो चीज़ हमें इतनी सिंपल लगती है ना, उसके पीछे इंजीनियरिंग का एक बहुत बहुत बड़ा और जटिल ढांचा होता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक न्यूज़ फीड सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच, एक पूरी संरचना है। हाँ, और ये जो चर्चा है, ये सिस्टम डिज़ाइन के जाने-माने सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब जो हमारे पास रिसर्च है, उसके बेसिस पर। हम देखेंगे कि ऐसे बड़े सिस्टम को बनाने में क्या-क्या सोचना पड़ता है, क्या कदम होते हैं और कौन से बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। सही। तो हमारा लक्ष्य ये समझना है कि जब कोई दोस्त कुछ पोस्ट करता है, तो वो हमारी स्क्रीन तक कैसे पहुंचते हैं। इस पूरे सफर में क्या मुश्किलें आती हैं और उन्हें सुलझाते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बड़े काम की तरह शुरुआत तो ज़रूरतें समझने से ही होती होगी, है ना? एकदम सही काम। पहला और सबसे ज़रूरी कदम यही है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर करना। पता तो हो कि बनाना क्या है, तभी तो सही दिशा में बढ़ेंगे। जैसे हमें पूछना होगा, भाई ये सिस्टम किसके लिए है, मोबाइल ऐप, वेबसाइट या दोनों? आजकल तो ज़्यादातर दोनों ही होता है। हाँ, बिल्कुल। तो मान लेते हैं दोनों। फिर लोग इस पर करेंगे क्या? मतलब मेन फीचर्स क्या होंगे? जैसे यूज़र पोस्ट डाल सके, शायद टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और दोस्तों की पोस्ट देख सके। हाँ, यही बेसिक है। पोस्ट पब्लिश करना और दोस्तों की पोस्ट देखना। अच्छा, फीड दिखेगी कैसे? क्या सबसे नई पोस्ट सबसे ऊपर, जिसे वो कहते हैं ना रिवर्स क्रोनोलॉजिकल? हाँ, अभी के लिए वही मान लेते हैं, सादगी के लिए, बाद में शायद बदलें। ठीक है। और एक यूजर के दोस्त कितने हो सकते हैं? ये अंदाजा लगाना जरूरी है कि लोड कितना आएगा। फेसबुक का शायद 5000 है, तो वो मान ले। हाँ, 5000 ठीक रहेगा। और रोज कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? डेली एक्टिव यूजर्स। ये नंबर बहुत जरूरी है स्केल समझने के लिए। लाखों, करोड़ों? चलो मान लेते हैं 1 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स, डे यू जिसे कहते हैं। 1 करोड़ रोज, और हर किसी के हजारों दोस्त हो सकते हैं। बाप रे, ये तो सुनने में ही बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, स्केल वाकई बहुत बड़ा है। तो इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब अगर हम सोचें, तो मोटे तौर पर इसका ढांचा मतलब हाई लेवल डिजाइन कैसा दिखेगा? बिल्कुल। इतने बड़े सिस्टम को समझने के लिए हम इसे दो मुख्य हिस्सों या कह लें कि फ्लो में बांट सकते हैं। पहला, फीड पब्लिशिंग। मतलब जब कोई यूजर कुछ पोस्ट करता है, मान लीजिए अपनी छुट्टी की कोई तस्वीर डाली, हम्म। तो ये जानकारी सिस्टम में सेव होती है, डेटाबेस में जाती है, कैश में जाती है। और फिर सिस्टम ये तय करता है कि ये तस्वीर किन किन दोस्तों की फीड में जानी चाहिए। ठीक है, पोस्ट करना और उसे सही जगह पहुंचाना। और दूसरा हिस्सा है न्यूज़ फीड बिल्डिंग। मतलब जब कोई यूजर ऐप खोलता है अपनी फीड देखने के लिए, हाँ, जब हम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, तब सिस्टम उसके सभी दोस्तों की हाल की पोस्ट्स जो उसके लिए तय की गई थीं, उन्हें इकट्ठा करता है और स्क्रीन पर दिखाता है। हमारे उदाहरण में सबसे नई पोस्ट सबसे ऊपर। अच्छा, तो एक तरफ पोस्ट भेजना और सहेजना, दूसरी तरफ उसे इकट्ठा करके दिखाना, हम्म। ये दोनों मिलकर वो स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं। हम्म। लेकिन हमारी ऐप या वेबसाइट सिस्टम के अंदर जो ये अलग-अलग हिस्से हैं, उनसे बात कैसे करती है? कोई कोई माध्यम तो होगा ना? हाँ, उसके लिए होती हैं एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआईज सुना तो है। आप इन्हें समझ लीजिए कि ये वेटर की तरह है। जैसे रेस्टोरेंट में आप वेटर को ऑर्डर देते हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट हुई, हाँ। और वेटर किचन से आपका खाना लाता है, वो रिस्पॉन्स हुआ। वैसे ही ऐप एपीआईज के जरिए सर्वर को बताती है कि क्या करना है। जैसे ये पोस्ट सेव कर दो या मुझे मेरी फीड दिखाओ। अच्छा। और सर्वर एपीआईज के जरिए ही जवाब भेजता है। ये बातचीत इंटरनेट पर आमतौर पर एचटीटीपी प्रोटोकॉल से होती है। तो हमारे केस में दो मुख्य एपीआईज होंगी, एक पोस्ट डालने के लिए और दूसरी फीड देखने के लिए। समझ गई। एपीआईज वो वेटर हैं जो ऐप और सर्वर के बीच संदेश लाते ले जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। मान लीजिए मैंने पोस्ट किया हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा? ये पोस्ट पब्लिशिंग वाला हिस्सा कैसे काम करता है? अच्छा सवाल है। जैसे ही आप पोस्ट बटन दबाती हैं, आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले एक तरह की ट्रैफिक मैनेजर के पास जाती है। इसे कहते हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर? हाँ, इसका काम है आने वाले सारे ट्रैफिक को कई सारे वेब सर्वरों में बराबर बांटना, ताकि किसी एक सर्वर पर जरूरत से ज्यादा बोझ ना पड़े। जैसे मॉल का गार्ड भीड़ को अलग-अलग दरवाजों पे भेजता है ना? वैसा ही कुछ।
अच्छा, और ये वेब सर्वर क्या करते हैं फिर? सिर्फ ट्रैफिक आगे बढ़ाते हैं? नहीं नहीं, ये थोड़े और काम भी करते हैं। इन्हें आप सिस्टम का सुरक्षा गार्ड समझ सकती हैं। सुरक्षा गार्ड कैसे? पहला, ये चेक करते हैं कि रिक्वेस्ट भेजने वाली आप ही हैं, मतलब असली यूजर हैं या नहीं। इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। हाँ, लॉगिंग चेक करना। बिल्कुल। और दूसरा, ये रेट लिमिटिंग लागू करते हैं। मतलब ये देखते हैं कि कहीं कोई यूजर बहुत जल्दी जल्दी या बहुत ज्यादा पोस्ट तो नहीं कर रहा। ओह, स्पैम रोकने के लिए। हाँ, स्पैम रोकने के लिए और सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाने के लिए। सोचिए, अगर कोई 1 सेकंड में हजारों पोस्ट करने लगे तो सिस्टम बैठ जाएगा। बात तो सही है। हाँ, ठीक है, तो ट्रैफिक मैनेजर और सुरक्षा गार्ड के बाद रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? वेब सर्वर इसे आगे भेजता है पोस्ट सर्विस को। इसका मुख्य काम है पोस्ट को डेटाबेस में ठीक से सहेजना। पर असली चुनौती इसके बाद शुरू होती है। अच्छा, वो क्या? इस नई पोस्ट को आपके सभी दोस्तों तक पहुंचाना। इसके लिए एक खास सर्विस होती है जिसे कहते हैं फैन आउट सर्विस। फैन आउट, जैसे पंखे की तरह फैलाना। हाँ, कुछ वैसा ही मतलब है। ये सुनने में ही मुश्किल लग रहा है, खासकर जब किसी के 5000 दोस्त हों। बिल्कुल, यही इस सिस्टम का सबसे पेचीदा, सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है। सोचिए ना, एक पोस्ट डाली और उसे हजारों लोगों तक, वो भी लगभग तुरंत, कैसे पहुंचाया जाए। ये तो बड़ी चुनौती है। इसके लिए ना मोटे तौर पर 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं, 2 मॉडल्स। पहला है पुश मॉडल। पुश मतलब धक्का देना। इसे आप डाकिया मॉडल समझ सकती हैं। डाकिया मॉडल। हाँ, जैसे ही पोस्ट आती है, सिस्टम उसे फौरन हर दोस्त के लेटर बॉक्स, मतलब उनकी फीड की कैश मेमोरी में डाल देता है, पुश कर देता है। अच्छा, तो जब दोस्त ऐप खोलता है, पोस्ट पहले से वहां इंतजार कर रही होती है। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा है पुल मॉडल। पुल मतलब खींचना। इसे अखबार स्टैंड मॉडल समझिए। अखबार स्टैंड मॉडल, ये कैसे? इसमें पोस्ट आने पर सिस्टम ज्यादा कुछ नहीं करता, बस पोस्ट सेव कर लेता है। जब दोस्त ऐप खोलता है, तब सिस्टम उसके लिए भागकर सभी दोस्तों के घर जाता है, देखता है किसने क्या नया पोस्ट किया है, वो सब इकट्ठा करता है और फिर दिखाता है। मतलब यूजर जानकारी को पुल करता है। ओ, डाकिया मॉडल बनाम अखबार स्टैंड मॉडल, दिलचस्प है। दोनों के अपने फायदे नुकसान होंगे फिर तो। हाँ, जाहिर है। पुश मॉडल, डाकिया का फायदा क्या है? फीड बहुत तेजी से खुलती है, सब कुछ रेडीमेड है, एकदम ताजा। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन नुकसान? अगर किसी के हजारों दोस्त हैं, जैसे आपने कहा 5000, तो उन सबके लेटर बॉक्स में पोस्ट डालने में सिस्टम की बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसोर्स लगते हैं। और अगर कोई दोस्त ऐप खोलता ही ना हो? तो मेहनत बेकार, रिसोर्स बर्बाद हुए। और एक और प्रॉब्लम है, हॉट की प्रॉब्लम। मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी है जिसके लाखों दोस्त हैं, उसने पोस्ट किया तो सिस्टम पर अचानक बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। हॉट की प्रॉब्लम, समझ गई। और पुल मॉडल, अखबार स्टैंड के फायदे नुकसान? पुल मॉडल का फायदा यह है कि मेहनत तभी होती है जब कोई ऐप खोलता है, फालतू मेहनत नहीं। इनएक्टिव यूजर्स के लिए रिसोर्स बर्बाद नहीं होते। और सेलिब्रिटी वाले केस में भी सिस्टम पर एकदम से भयानक लोड नहीं आता। ये तो बेहतर लग रहा है। लेकिन इसका नुकसान है, फीड खुलने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि जानकारी उसी समय लाई जा रही है, पहले से तैयार नहीं है। ओहो, तो एक तरफ तेजी, दूसरी तरफ रिसोर्स की बचत और कम लोड। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो असल दुनिया में फेसबुक जैसे सिस्टम क्या चुनते हैं, तेजी या कम बोझ? असल में ज्यादातर बड़े सिस्टम एक मिला-जुला रास्ता अपनाते हैं, हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड, दोनों का मिक्स। हाँ, क्योंकि फीड का तेजी से खुलना यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कोई इंतजार करना पसंद नहीं करता। सही बात है। इसलिए ज्यादातर आम यूजर्स के लिए, जिनके दोस्त सीमित हैं, उनके लिए डाकिया मॉडल यानी पुश ही इस्तेमाल होता है, ताकि फीड फट से खुले। लेकिन जो सेलिब्रिटी हैं या जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके हर पोस्ट को अगर लाखों लोगों तक तुरंत पुश किया जाए तो सिस्टम बैठ सकता है। हाँ, हॉट की प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो उनके लिए अखबार स्टैंड मॉडल यानी पुल इस्तेमाल होता है। जब आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करती हैं और अपनी फीड देखती हैं, तो सिस्टम खास तौर पर जाकर देखता है कि उस सेलिब्रिटी ने कुछ नया पोस्ट तो नहीं किया। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। मतलब जरूरत के हिसाब से रणनीति बदलना, कमाल है। क्या आप ये फैन आउट सर्विस के काम करने के तरीके को थोड़ा और सरल शब्दों में बता सकते हैं? मतलब जब ये पुश मॉडल में काम करती है, तो असल में दोस्तों तक पोस्ट कैसे पहुंचाती है? जरूर। जब पुश मॉडल काम करता है, तो फैन आउट सर्विस का काम कुछ ऐसा होता है। 1, सबसे पहले ये पता लगाती है कि पोस्ट करने वाले के दोस्त कौन कौन हैं। ये जानकारी एक खास तरह के डेटाबेस में होती है, जिसे सोशल ग्राफ कहते हैं। ये रिश्तों को संभालने में माहिर होता है। अच्छा, ग्राफ डेटाबेस। 2, फिर ये देखती है कि यूजर की सेटिंग्स क्या हैं।
कहीं उसने किसी दोस्त को ब्लॉक तो नहीं किया, या पोस्ट सिर्फ कुछ खास दोस्तों के लिए तो नहीं है। उन सब को फिल्टर करती है। ठीक है। 3, इसके बाद ये उन सभी योग्य दोस्तों की लिस्ट और नई पोस्ट की आईडी इसे एक तरह के वेटिंग रूम में डाल देती हैं। इसे तकनीकी भाषा में मैसेज क्यू कहते हैं। मैसेज क्यों? वेटिंग रूम जैसा क्यों? ताकि काम करने वाले, जिन्हें वर्कर्स कहते हैं, वो अपनी रफ्तार से यहां से काम उठाते रहें। इससे मुख्य सिस्टम पर एकदम से बोझ नहीं पड़ता, काम लाइन में लग जाता है। अच्छा, सिस्टम स्मूथ चलता रहता है। हाँ, तो 4, कई सारे फैन आउट वर्कर्स होते हैं जो इस मैसेज क्यू से काम उठाते हैं, यानी दोस्त की लिस्ट और पोस्ट आईडी लेते हैं। 5, और हर दोस्त के लिए वो वर्कर उस दोस्त की फीड वाली कैश मेमोरी में जाकर नई पोस्ट की आईडी लिख देता है। सिर्फ आईडी, पूरी पोस्ट नहीं? नहीं, सिर्फ आईडी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हर दोस्त की फीड में हजारों पोस्ट का पूरा डेटा, मतलब टेक्स्ट, फोटो का लिंक, वीडियो का लिंक, सब रखा जाए तो मेमोरी कितनी ज्यादा लगेगी, सोचिए। हाँ, बहुत ज्यादा। इसलिए सिर्फ आईडीज रखी जाती हैं। और ये कैश मेमोरी भी अनंत नहीं होती, इसकी एक लिमिट होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत पुरानी पोस्ट नहीं देखते। अच्छा, तो हर दोस्त के लिए एक लिस्ट बन जाती है जिसमें सिर्फ पोस्ट की आईडीज होती हैं, और ये लिस्ट कैश में रहती है ताकि जल्दी मिल जाए। मेमोरी बचाने का ये वाकई अच्छा तरीका है। चलिए, पब्लिशिंग वाला हिस्सा तो काफी हद तक समझ आ गया। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। जब हम ऐप खोलकर फीड देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तब क्या होता है? ठीक है, तो जब कोई अपनी फीड देखने के लिए ऐप खोलता है या रिफ्रेश करता है, तो रिक्वेस्ट फिर से उसी रास्ते जाती है, लोड बैलेंसर, फिर वेब सर्वर जो ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक करता है, और फिर रिक्वेस्ट पहुंचती है न्यूज़ फीड सर्विस के पास। अब इसका काम शुरू होता है। ओके, न्यूज़ फीड सर्विस। हाँ, 1, ये सर्विस सबसे पहले उस यूजर की फीड वाली कैश मेमोरी से पोस्ट आईडीज की लिस्ट निकालती है, वही आईडीज जो फैन आउट वर्कर्स ने वहां डाली थी। हाँ, वो लिस्ट। 2, लेकिन सिर्फ आईडी से तो काम नहीं चलेगा, है ना? हमें तो पूरी पोस्ट चाहिए। किसने पोस्ट की, उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, पोस्ट का टेक्स्ट क्या है, फोटो या वीडियो है तो वो क्या है, कितने लाइक्स हैं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, खाली आईडी का क्या करेंगे? 3, तो अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण कदम, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, पानी देना? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। जैसे पानी डालने से सूखी चीज में जान आ जाती है, वैसे ही ये सर्विस इन आईडीज के आधार पर सारी जरूरी जानकारी, जैसे यूजर का नाम कहां से मिलेगा, यूजर कैश से, पोस्ट का टेक्स्ट कहां मिलेगा, पोस्ट कैश या कंटेंट कैश से, फोटो या वीडियो का लिंक कहां मिलेगा, वो भी कंटेंट कैश से, ये सारी जानकारी अलग अलग कैश मेमोरी से इकट्ठा करती है। ओह, मतलब आईडी को लेके भागती है और सारी जानकारी जुटाती है। बिल्कुल, और इन सब को मिला के एक पूरी सजी सजाई पोस्ट बनाती है। इसी प्रक्रिया को हाइड्रेशन कहते हैं, आईडीज को असली डेटा से भरना। वाह। 4, और अगर पोस्ट में फोटो या वीडियो है तो उसका डेटा सीधे हमारे सर्वर से नहीं आता। उन्हें तेजी से लोड करने के लिए सीडीएन का इस्तेमाल होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये दुनिया भर में फैले हुए खास सर्वर होते हैं। जब आप इंडिया में बैठकर अमेरिका की किसी कंपनी की ऐप यूज कर रही हैं, तो फोटो या वीडियो अमेरिका से नहीं आएगा, वो आपके नजदीकी सीडीएन सर्वर शायद मुंबई या सिंगापुर से आएगा। अच्छा, ताकि जल्दी लोड हो। हाँ, ताकि इंतजार कम करना पड़े। हम सबने अनुभव किया ना, जब खराब नेटवर्क पर तस्वीरें धीरे धीरे लाइन दर लाइन लोड होती हैं। सीडीएन इसी समस्या को बहुत कम कर देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। 5, तो ये पूरी सजी सजाई हाइड्रेटेड फीड, जिसमें टेक्स्ट, यूजर इन्फो, मीडिया लिंक्स, सब कुछ है, इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे जेसन में पैक करके ऐप को वापस भेज दिया जाता है, और फिर ऐप उसे हमारी स्क्रीन पर खूबसूरती से दिखा देती है। हाइड्रेशन, ये शब्द अब एकदम साफ हो गया। मतलब आईडीज को असली जानकारी से भरकर जान डालना, और सीडीएन का इस्तेमाल ताकि वो बिल्ली की फनी वीडियोस जल्दी लोड हों। ऐसा लगता है कि इस पूरे सिस्टम में ये जो कैश मेमोरी है, इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। मतलब हर कदम पर कैश कैश कैश। बिल्कुल, कैश इस तरह के सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, जान है। बिना कैश की ये सिस्टम इतने सारे लोगों को इतनी तेजी से जानकारी दे ही नहीं सकता। इसे आप सिस्टम की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ सकती हैं, जहां बार बार इस्तेमाल होने वाली जानकारी रखी जाती है, ताकि मुख्य डेटाबेस जो अक्सर धीमा होता है, उसके पास बार बार न जाना पड़े। और आपने बताया कि ये कई तरह की होती हैं। हाँ, क्योंकि अलग अलग तरह की जानकारी को कैश करने की जरूरत पड़ती है। एक मल्टीलेयर कैश आर्किटेक्चर होता है। जैसे एक कैश सिर्फ ये याद रखती है कि आपकी फीड में कौन सी पोस्ट आईडीज दिखानी है, ये हुई न्यूज़ फीड कैश। हाँ। दूसरी कैश
उन पोस्ट का असल कंटेंट रखती है, टेक्स्ट, मीडिया लिंक्स वगैरह। ये हुई कंटेंट कैश। तीसरी कैश दोस्तों और उनके रिश्तों की जानकारी रखती है, कौन किसका दोस्त है। ये हुई सोशल ग्राफ कैश। अच्छा। और भी हो सकती हैं, हाँ। जैसे किसने किस पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया, एक्शन कैश। या फिर लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स की गिनती रखने के लिए अलग कैश, काउंटर्स कैश। बाप रे, इतनी सारी कैश। हाँ, ये सब मिलके ये पक्का करते हैं कि जब आप ऐप खोलें तो आपको ज्यादातर जानकारी बिजली की तेजी से मिल जाए, इंतजार न करना पड़े। वाह, मतलब पर्दे के पीछे इतनी सारी परतें, इतनी सारी कैश मेमोरीज, सिर्फ ये तय करने के लिए कि मुझे मेरी दोस्त की नई प्रोफाइल पिक्चर दिखे। तो कुल मिलाके जो फीड हमें इतनी सरल और सहज लगती है, वो असल में एक बेहद जटिल इंजीनियरिंग का नमूना है। कमाल है। हमने देखा कि पोस्ट कैसे डाली जाती हैं, पब्लिशिंग, फिर वो दोस्तों तक कैसे पहुंचती हैं, वो फैन आउट वाला, पुश और पुल मॉडल और हाइब्रिड तरीका भी। फिर जब हम फीड देखते हैं तो कैसे वो आईडीज असली जानकारी में बदलती हैं, हाइड्रेशन, और कैसे हर कदम पर कैश मेमोरी इस पूरी प्रक्रिया को तेज और स्मूथ बनाती है। एकदम सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम डिजाइन में कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं होता। हर डिजाइन चॉइस, हर फैसले के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे वो पुश बनाम पुल वाला मामला। हाँ, बिल्कुल। या फिर जब सिस्टम बड़ा होता जाता है, यूजर्स बढ़ते हैं, डेटा बढ़ता है, तो उसे संभालने के लिए और भी कई चीजें सोचनी पड़ती हैं। जैसे एक अकेली मशीन या एक अकेला डेटाबेस काफी नहीं होता, तब डेटा को कई मशीनों में बांटना पड़ता है। इस प्रक्रिया को शार्डिंग कहते हैं। शार्डिंग? हाँ, जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की सारी किताबों को आप अलग अलग सेक्शन या कमरों में बांटते हैं। इसे मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। इसी तरह सिस्टम की परफॉर्मेंस पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। कितने लोग अभी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, पीक आवर्स में कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, फीड लोड होने में औसतन कितना समय लग रहा है, कहीं सिस्टम का कोई हिस्सा धीमा तो नहीं पड़ रहा। ये सब मैट्रिक्स कहलाते हैं, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। ये तो वाकई एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया लगती है। सिस्टम को बनाते रहना, सुधारते रहना, संभालते रहना। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी लगातार बदलती है, यूजर्स की उम्मीदें बदलती हैं, स्केल बदलता है, तो सिस्टम को भी लगातार विकसित होना पड़ता है। और देखिए, हमने अभी तक ज्यादातर ये बात की कि तकनीकी रूप से फीड कैसे बनती और दिखती है। और हमने शुरुआत में माना था कि पोस्ट्स समय के हिसाब से दिखेंगी, नई वाली पहले। हाँ, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। लेकिन आजकल ज्यादातर फीड्स ऐसी नहीं होती है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलिए। हाँ, सही कहा। वो हमें वो पोस्ट ज्यादा दिखाती हैं जो शायद हमारे लिए ज्यादा जरूरी या प्रासंगिक हो, रेलेवेंट हो। बिल्कुल। कभी कभी किसी दोस्त की कई दिन पुरानी पोस्ट भी सबसे ऊपर दिख जाती है, अगर वो बहुत पॉपुलर हो रही हो या सिस्टम को लगे कि आपको उसमें दिलचस्पी होगी। हाँ, ये तो होता है। सही कहा। तो अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर सिस्टम को पोस्ट्स को सिर्फ समय के हिसाब से नहीं बल्कि उनकी प्रासंगिकता या इम्पोर्टेंस के आधार पर रैंक करना हो तो क्या होगा? ओह, मतलब कौन सा पोस्ट पहले दिखाया जाए, ये तय करना। हाँ, सिस्टम ये कैसे तय करेगा कि कौन सी पोस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या वो ये देखेगा कि पोस्ट किसने की है, आपके कितने करीबी दोस्त ने, या शायद उस पोस्ट पर कितने लाइक्स, कमेंट्स आ रहे हैं, या वो किस विषय पर है जो आपको पसंद है, आपकी पिछली एक्टिविटी के आधार पर? और इस रैंकिंग को लागू करने के लिए सिस्टम डिजाइन में क्या-क्या बदलाव करने पड़ेंगे? ये सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि ये यूजर के अनुभव को और शायद दुनिया को देखने के हमारे तरीके को भी पूरी तरह बदल सकती है। बात तो गहरी है। हाँ, यहीं से असली जादू और असली जटिलता शुरू होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और गहराई से सोचा जा सकता है कि ये रैंकिंग एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं और उनका असर क्या होता है।